नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जब आप कहीं दूसरे शहर या दूसरे देश घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ, तब आप वहाँ पर उस शहर में, उस देश में कुछ नए दर्शनीय स्थल या खान पान के बारे में जानकारी लेते हैं या ऐसे ही घूम घाम कर वापस आ जाते हैं। जी हाँ, आप लोग सब जानकारी लेते हैं वहाँ के नई नई चीज़ों के बारे में, खाने पीने के बारे में जानकारी लेते हैं ना। बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही एक गांव के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। वहाँ के लोग डिसिप्लिन्ड, अनुशासित और आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो चलिए उस गांव के बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे आप लोग? तो चलिए मेरे साथ। आपके पाठ्य पुस्तक के दूसरा पाठ, तीर्थ तिलोनिया द्वारा। बच्चों, ये रहा हमारे भारत का मानचित्र, मैप। इसी में राजस्थान राज्य देखिए। जी हाँ, उसमें है अजमेर। और अजमेर में एक छोटा सा गांव है, तिलोनिया। देखा बच्चों आपने? बच्चों, तीर्थ का मतलब है पवित्र, प्योर, और इसे तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान भी कहा जाता है। हमारे भारत देश में कुछ तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरमंदर साहब गोल्डन टेम्पल और हाजी अली की दरगाह आदि, और ऐसे कई तीर्थ स्थल भारत में हैं। लेकिन यहाँ पर तिलोनिया, जो कि एक गांव का नाम है, उसे लेखक ने तीर्थ क्यों कहा होगा? तो चलिए जानते हैं आपके इस पाठ के द्वारा। लेकिन उसके पहले हम लोग लेखक के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं भीष्म साहनी। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुई। 1975 में तमस उपन्यास नॉवल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड, 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकार से इन्हें सम्मानित किया गया। मैं यहाँ पाठ पढ़ूंगी, आप सब ध्यान से सुनिए और देखिए बच्चों, क्योंकि इस पाठ से संबंधित व्याकरण, प्रश्न उत्तर सब इसमें मैं बताऊंगी, और ये सब आपको असाइनमेंट के रूप में दिया जाएगा और आप सबको वो ज़रूर करना है। समझे बच्चों? तो चलिए अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। भारत में तिलोनिया नामक कोई जगह भी है, यह मुझे मालूम न था। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, जिसे स्थानीय ग्रामवासी, स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ को जानिए। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सेल्फ सपोर्टिंग। दूसरा शब्द है विकास, डेवलपमेंट। एक और शब्द है केंद्र, सेंटर। इसी अनुच्छेद में र के रूप भी आए हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। एक शब्द है केंद्र, द में र का रूप
पदेन के रूप में लग रहा है। द के साथ जब जुड़ता है तो इसका उच्चारण केंद्र द और र के रूप में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दूसरा शब्द है ग्रामवासी। ग में र पदेन लगा हुआ है, उसका उच्चारण होगा ग्रामवासी। ठीक है बच्चों, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि उन्हें तिलोनिया गांव के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्हें उस गांव के बारे में बस इतना ही पता था कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र है जिसे वहीं के स्थानीय लोग चला रहे थे। स्वावलंबी विकास केंद्र मतलब जो लोग स्वयं से कुछ बिजनेस, कारोबार कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें उस विकास केंद्र, डेवलपमेंट सेंटर के लोग उनकी मदद करते हैं। स्थानीय लोग मतलब वहीं उस गांव के लोकल पीपल, वहीं के लोग यह केंद्र चला रहे थे। तो देखा बच्चों आपने, उस गांव के लोग जो भी सीख रहे थे उनके साथियों की मदद इस प्रकार कर रहे थे। और मैं वहाँ अपने किसी प्रयोजन से भी नहीं जा रहा था। मैं अपने वास्तुकार दामाद के साथ, जिन्हें वहाँ अपना कोई काम था, मात्र एक साथी के नाते जा रहा था। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ को जानिए। प्रयोजन का अर्थ है कारण, रीजन। वास्तुकार का अर्थ है आर्किटेक्ट। भवन आदि निर्माण की कला जानने वाला उसे वास्तुकार, आर्किटेक्ट कहते हैं। लेखक को तिलोनिया के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्हें इसके बारे में और जानकारी लेने का मौका उनके दामाद, मतलब उनके बेटी के पति, हस्बैंड को दामाद कहते हैं, सन इन लॉ। उनके दामाद जो एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, वे तिलोनिया जा रहे थे, तो उन्होंने लेखक को भी साथ चलने के लिए कहा। तो लेखक केवल मात्र एक साथी के नाते उनके दामाद के साथ तिलोनिया के लिए निकल पड़े। मुंबई को जाने वाली जरनैली सड़क को छोड़कर हमारी जीप एक तंग राजस्थानी सड़क पर आ गई थी, पर यहाँ भी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। केवल सपाट मैदान, कंटीली झाड़ियों के झुरमुट और दोपहर का बोझिल वातावरण। फिर सहसा ही हमारी जीप ने एक मोड़ काटा और हम तिलोनिया की छोटी सी बस्ती में थे। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए शब्दार्थ को जानिए। जरनैली, जनरल। कंटीली झाड़ियाँ, थॉर्नी प्लांट्स। लेखक और उनके दामाद उनकी जीप में निकल पड़े तिलोनिया की ओर। बच्चों, लेखक ने यहाँ पर जरनैली सड़क कहा, मतलब जनरल रोड जो मुंबई से हाईवे से होते हुए जाती है। जी हाँ, उस बड़ी सी सड़क को छोड़कर कुछ दूर आगे जाने के बाद इनकी जीप ने एक मोड़ ली, एक मोड़ काटी और एक दूसरे छोटे से रास्ते पर इनकी जीप पहुंच गई। अब लेखक ये बताते हैं कि पूरे रास्ते भर में उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उन्हें दिखाई दिया एक लंबा सा रास्ता, सपाट लेन, लंबा रास्ता चला जा रहा है। और सारे रास्ते भर में इन्होंने क्या देखा? सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ, थॉर्नी प्लांट्स दिखाई दे रहे थे। फिर उस छोटे से रास्ते पर होते हुए ये लोग दोपहर तक, आफ्टरनून तक तिलोनिया के एक छोटे सी बस्ती, एक कॉलोनी में पहुंच गए। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। चारों ओर दोपहर की अलसाहट। धीरे धीरे तिलोनिया के राज खुलने लगे। पहली जानकारी तो भोजन पर बैठते समय ही हो गई, जब एक सज्जन मेरे हाथ धुलवा रहे थे। बच्चों, यहाँ पर इस अनुच्छेद में जो शब्द आए हैं उनके अर्थों को जानिए।
अलसाहट लेजीनेस, झुरमुट क्लस्टर। तो बच्चों, यहाँ लेखक उस बस्ती का वर्णन कर रहे हैं, उस जगह के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ उन्होंने कुछ नए पुराने छोटे छोटे घरों का झुरमुट देखा। दोपहर का समय था, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, इसलिए हर तरफ चुप्पी, साइलेंस थी। इतना लंबा सफ़र करके लेखक को अलसाहट मतलब वे बहुत लेज़ी फील कर रहे थे। होता है ना बच्चों, जब आप बहुत लंबा सफ़र तय कर कर आते हैं तब आपको बहुत अलसाहट, लेज़ी हो फील करते हैं आप, है ना जी। लेखक ने सोचा कि तिलोनिया एक छोटा सा गांव होगा, वहाँ देखने लायक कुछ नहीं होगा। लेकिन लेखक के सामने धीरे धीरे उस जगह के राज, सीक्रेट्स सामने आने लगे। पहला राज उन्हें भोजन कक्ष, डाइनिंग हॉल में खुला। वह क्या है, चलिए आगे देखते हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं उसके नीचे एक तालाब है। हम लोग तालाब की छत पर खड़े हैं। मैं अभी दाएं बाएं उस छिपे हुए तालाब का जायजा ले ही रहा था जब वे कहने लगे, इस ताल में बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता है। बरसात के दिनों में छतों पर से गिरने वाला जल सीधा इस ताल में चला जाता है। ऐसे ही बहुत से ताल हमने जगह जगह बना रखे हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेखक और उनके दामाद तिलोनिया पहुँचे, तब तक दोपहर हो गई थी और खाना खाने का समय भी हो रहा था। तो वहाँ के लोगों ने उन लोगों के लिए खाना खाने का प्रबंध किया। तो वहाँ पर लेखक को यह पता चला कि जहाँ वे खड़े हैं उसके ठीक नीचे एक तालाब, पॉन्ड बना हुआ है। यह सुनकर लेखक को बड़ा आश्चर्य, सरप्राइज हुआ और वे तालाब का जायजा मतलब जांच पड़ताल चेक करने लगे। तो उनके साथ उस गांव के एक सज्जन, बच्चों सज्जन मतलब भला आदमी, जेंटलमैन, उन्होंने लेखक को बताया कि यह तालाब जमीन के अंदर बनाया गया है। उस जगह के लोगों ने ऐसी व्यवस्था, अरेंजमेंट की है कि बारिश का पानी घरों के छतों, रूफ्स से होते हुए सीधे तालाब में जमा हो जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे और कई तालाब बनाए गए हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछूं, उन्होंने मेरे चेहरे के भाव से ही मेरे सवाल को समझ लिया होगा। कहने लगे, इस बारिश के पानी को हम साफ कर लेते हैं, उसे पीते हैं, उस पानी से अपनी खेती बाड़ी करते हैं। राजस्थान की धरती तो जल के लिए तरसती है ना। यह सुनकर लेखक के मन में कई सवाल उठने लगे। लेखक उन सज्जन से कुछ पूछते। उन्होंने लेखक को बताया कि राजस्थान में पानी की कमी, शॉर्टेज ऑफ वाटर बहुत होता है, तो वहाँ के लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि पानी की कमी कभी ना हो। उन्होंने यह भी बताया कि उस तालाब के पानी को फिल्टर, साफ करके पीने और खेती बाड़ी, फार्मिंग भी करते हैं। देखा बच्चों आपने, वहाँ के लोग कितने होशियार, क्लेवर हैं। चलिए कुछ और जानकारी लेते हैं। अब तो ऐसे ही 110 ताल हमने अपने इस इलाके में जगह जगह बना रखे हैं। हमारे स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में जल संरक्षण
व संग्रहण की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ तिलोनिया में जल के संरक्षण का प्रबंध बहुत पहले कर लिया गया था। सुना बच्चों आपने, उस छोटी सी बस्ती कॉलोनी में 110 पॉन्ड्स ताल वहां पर लोगों ने बनवा रखे थे। किस लिए बनाए गए बच्चों? जी हाँ, पानी की कमी ना हो इसलिए। वहाँ उस गांव में सामुदायिक केंद्र मतलब कम्युनिटी सेंटर्स, इन सेंटर्स में लोग, गांव के लोग और स्वयं गांव की परेशानी और स्वयं की परेशानियां, प्रॉब्लम्स उनके जो भी आते हैं, उनके विचार विमर्श, डिस्कशन करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। उस गांव के सामुदायिक केंद्र और स्कूलों में पानी की व्यवस्था, अरेंजमेंट इन्हीं तालाबों द्वारा बहुत पहले ही कर दी गई थी। बच्चों, जल संरक्षण का अर्थ है वाटर कंजर्वेशन और संग्रहण का अर्थ है स्टोरेज। इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? मैंने पूछा। 1972 में, 1972 में, वे बोले। फिर कुछ याद करते हुए कहने लगे, यह वह जमाना था जब जगह जगह अनेक युवा जनक आगे आकर ऐसा कुछ नया कर दिखाना चाहते थे जो देश के विकास के लिए हितकर हो। बच्चों, 1972 1972 में एक संस्थान, इंस्टीट्यूशन यहाँ बना था जिसमें ऐसे कई नौजवान यंगस्टर्स थे जो भारत के छोटे छोटे गांवों जो पिछड़े हुए हैं, मतलब जो बैकवर्ड हैं, उनमें बदलाव लाना चाहते थे, जैसे कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, पढ़ाई आदि और कई चीज़ें थी, और वहाँ के लोगों को उन्नति, डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहते थे। अनेक स्थानों पर अपने अपने विचार अनुसार अनेक प्रयोग किए गए। उनमें से एक यह भी था। ऐसी मंडलियां मुख्यतः गांव को ही केंद्र में रखकर अपने प्रयोग करना चाहती थीं और अक्सर लोग बाग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे कि पिछड़े हुए गांवों में जाकर क्या करोगे। यह प्रयोग निश्चय ही सफल हुआ। तो बच्चों, ऐसे ही अच्छे विचार लेकर कई नौजवान कई गांवों में नए नए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो तिलोनिया गांव भी उन्हीं में से एक रहा। बच्चों, जब कुछ लोग नए नए प्रयोग करना चाहते थे तो बाकी के लोग बाग मतलब ऑर्डिनरी पीपल जो कुछ नहीं कर रहे थे, वे लोग उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। बच्चों, खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना, मेकिंग फन। यह कहकर मजाक उड़ाया करते थे कि पिछड़े हुए मतलब बैकवर्ड गांव में क्या करोगे, वहां कुछ होने वाला नहीं, ऐसा कह के मजाक उड़ाया करते थे वो लोगों का। लेकिन बच्चों, अच्छे और सच्चे मन से किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। जिन्होंने यह इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था, यह संस्थान स्टार्ट किया था, उन्हें सफलता जरूर मिली। बच्चों, चलिए कुछ व्याकरण, ग्रामर सीखा जाए। चलिए। तो बच्चों, आज हम सीखते हैं प्रत्यय, सफिक्स। बच्चों, प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में और अय का अर्थ है चलने वाला, मतलब शब्दों के साथ में चलने वाला। इसका प्रयोग शब्द के अंत में, लास्ट में किया जाता है, वर्ड के लास्ट में लगाया जाता है। इसके उदाहरण देखिए तो। जी हाँ, सफल मूल शब्द है और ता क्या है, प्रत्यय है। जब इनको जोड़ा जाता है तो वो शब्द बनता है सफलता। दूसरा शब्द है अच्छा।
अच्छा मूल शब्द है, मेन वर्ड है, और ई क्या है? प्रत्यय है। जब इनको जोड़कर लिखा जाए तो यह शब्द बनता है अच्छाई। तो बच्चों अब हम इक प्रत्यय, जैसे अभी आप लोगों ने ता प्रत्यय और ई प्रत्यय देखा, उसी तरह अब इक प्रत्यय, इक प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उसके पहले यहाँ नीचे देखिए एक फॉर्मूला की तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे मूल शब्द है, मूल शब्द में क्या आया है? अ और आ आया है। तब इसका परिवर्तन, मूल शब्द मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना बच्चों, मेन वर्ड, मेन शब्द में जब अ या आ आता है तो उसका परिवर्तन मतलब चेंज हो जाता है आ में। जैसे यहाँ देखिए अर्थ, अर्थ मूल शब्द है और अ क्या है? मूल शब्द में अ आया है, तो ये किस में बदलेगा? जी हाँ, आ में बदल जाएगा। और जब इसको इक प्रत्यय, इक जोड़ा जाता है, इक यहाँ पर देखिए बच्चों, ई मतलब जो छोटी ई है उसकी मात्रा में लिखना है। ई का इक जैसे है वैसे ही नहीं लिखना है, ई की मात्रा लगानी है। किसको? जो मूल शब्द है ना उसके लास्ट लेटर को जोड़ना है। जैसे अर्थ प्लस इक हो गया, जब इसको जोड़ा जाता है तो यह बन जाता है आर्थिक। आर्थिक कैसे बना बच्चों? जैसे यहाँ पे परिवर्तन हुआ ना, चेंज हुआ ना, स्टार्टिंग लेटर अ है तो आ में बदलेगा, और जब इक ई मात्रा और क जोड़ा जाता है तब यह बनता है आर्थिक। इसी तरह दूसरा देखिए, ई या ए, जिन मूल शब्द में ई या ए आते हैं ये परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं आई में चेंज होता है। जैसे शब्द देखिए नीति, नीति मूल शब्द है और इसमें क्या आया है? न में बड़ी की मात्रा है, तो मूल शब्द में यहाँ पे जो बताया है ई आता है तो किस में बदलता है? जी हाँ, ए में बदलता है। तो नीति प्लस इक क्या है? प्रत्यय है, और ई को किस में लिखना है? जी हाँ, इसकी मात्रा में, ई छोटी ई और उसके बाद में क एज इट इज वैसे ही लिखना है। तो ये बनेगा, न में बड़ी ई है तो ये बदलेगा नए तिक। ती में ऑलरेडी छोटी की मात्रा है तो दोबारा एक ही लेटर को हम दो मात्रा नहीं लिख सकते हैं, है ना? तो ई नहीं लिखना है, ऑलरेडी वहां पर है, तो सिर्फ आपको क जोड़ना है। लेकिन न में बड़ी की मात्रा हटाकर ऐ की मात्रा लिखना है, तब ये बनेगा नैतिक। आगे चलते हैं। जिस मूल शब्द में, मेन वर्ड में ऊ या ओ से स्टार्ट होते हैं या उसमें आते हैं, मूल शब्द में ये आते हैं, तो वो बदलते हैं आओ में। याद रखिए, ध्यान रखिए बच्चों, इसे हमेशा याद रखिए, तब आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए तो मूल शब्द में आया है उद्योग, उद्योग में उ, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? ऊ या ओ आया तो उसको किस में बदलना है? जी हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, औ में बदलना है। और इक, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, इक ई छोटी की मात्रा में लिखना है। किसको लिखना है? जो मूल शब्द के लास्ट वर्ड, आखिरी जो वर्ण है ग है यहाँ पर, तो ग को लगाना है और ऊ की जगह बदलेगा औ, तो ये बनेगा औद्योगिक। तो समझ गए बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे एक नया शब्द लेकर आई हूँ जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। उसमें देखिए शब्द है विश्व। ये मूल शब्द है। इसमें कौन सी मात्रा है बच्चों? ध्यान दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, व में ई। तो उसमें क्या बताया गया मैंने? मूल शब्द में यदि ई और ए आता है तो वो किस में बदलता है? जी हाँ, ऐ में बदलता है।
तो विश्व का क्या बनेगा? वैश्व बनेगा। वेरी गुड। और जब इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? कोशिश कीजिए। जी हाँ, वैश्विक, क्योंकि व इस मूल शब्द का लास्ट लेटर व है, उसमें इक जोड़ना है। इक मतलब व में छोटी की मात्रा लिखना है और उसके बाजू क लिखना है। तो ये बनेगा, ये शब्द बनेगा वैश्विक। इसी तरह एक और शब्द आया है, संस्कृति प्लस इक। बच्चों, संस्कृति में कौन सा वर्ड है? पहले देखिए कौन सा वर्ण है? स है। जी बिल्कुल, वो तो स में अंग की मात्रा, अंग अनुस्वर लगा है, लेकिन स है। स में हमेशा अ होता है। जब आप छोटे थे आप लोगों को बताया गया होगा कि जो जितने भी व्यंजन होते हैं, व्यंजन मतलब क से लेके ह तक जितने वर्ण होते हैं, जितने लेटर्स होते हैं, उसमें अ होता ही है। तो यहाँ पर स है। स जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आ की साउंड, आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो उसी तरह स में अ है, तो स अ है ना मूल शब्द में। तो क्या बताया गया है? जहाँ पर अ या आ आता है वो किस में परिवर्तित होता है? जी, आ में। तो इक जोड़ेंगे तो ऑलरेडी वो उस मूल शब्द में ता में ई है, तो सिर्फ आपको क लिखना है। तो यहाँ पर यह वर्ड बन जाता है सांस्कृतिक। क्यों सा में आ की मात्रा? क्योंकि वो परिवर्तित हुआ है, चेंज हुआ है। स अ है, आ में बदल जाता है, तब यह शब्द बनता है इक प्रत्यय जोड़ने पर सांस्कृतिक। समझ गए बच्चों? ठीक है। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। शेष अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आपके पाठ से संबंधित कार्य, जो भी वर्कशीट, असेसमेंट्स दिए गए हैं, उसे ज़रूर लिखिए, अपने कॉपी में लिखकर रख लीजिए। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो, आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।